नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन एक सवाल जो अभी भी वही है कि आखिरकार इससे आम जनता को क्या मिला। तो अगर सवाल वही है तो जवाब अब भी वही है कि कुछ नहीं। आम आदमी को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े बड़े ऐलान किए गए, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू दोनों ही सरकार की बैसाखियां हैं। इसीलिए इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के उसको लेकर सरकार ने पूरा पिटारा खोल दिया। इसमें बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की गई, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। अब विपक्ष की इन बयानबाजियों के बाद पीएम मोदी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया और दावा किया कि निर्मला मैडम ने सिर्फ बजट पेश नहीं किया, बल्कि विकसित भारत का रोड मैप देश को दिखा दिया है। लेकिन विपक्षी नेता कहते हैं कि क्या भारत सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार तक ही सिमट गया है। कई विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं। राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर कैसे मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इसके अलावा अखिलेश यादव क्या कहते हैं, आदित्य ठाकरे ने क्या बड़ा सवाल उठा दिया है और योगेंद्र यादव ने बजट पर क्या बड़ी बात बोली है। इसके अलावा शिक्षा और कृषि पर किस तरह बजट में प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार का ये बजट शिक्षा और खेती के लिए कैसा है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कटाक्ष किया गया है मोदी सरकार पर कि ये जो है कुर्सी बचाने का आखिरी प्रयास है। और पोस्टर भी बनाया गया है और इस पोस्टर पर लिखा है द आंध्र बिहार फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि देश के वित्त मंत्री को आंध्र प्रदेश और बिहार के वित्त मंत्री बताया गया है और कटाक्ष किया गया है कि सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ऐलान किया गया है। वहीं आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हैं महाराष्ट्र को लेकर और कहते हैं कि मैं इस बात को समझ सकता हूं कि सरकार क्या चाहती है और बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिरकार महाराष्ट्र की गलती क्या है। हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और उस योगदान के बदले आखिरकार हमें क्या मिला। तो आदित्य ठाकरे सवाल उठाते हैं कि जो है इतना टैक्स देने के बावजूद आखिरकार महाराष्ट्र को क्या मिला है, और वो भी कटाक्ष करते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए मोदी सरकार ने 2 राज्यों का खास ध्यान रखा है, बाकी राज्यों की अनदेखी की गई है। वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट है और राहुल गांधी कहते हैं कि कुर्सी बचाओ बजट, अन्य राज्यों की कॉस्ट पर अपने सहयोगी दलों को खुश करो और उनसे खोखले वादे करो। क्रेडिट मतलब कि उद्योगपतियों को खुश करो, आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं, जबकि AA को सारे बेनिफिट दिए गए। AA यानी कि अंबानी अडानी पर कटाक्ष कर रहे हैं वो। आगे वो लिखते हैं कॉपी एंड पेस्ट, मतलब कि कांग्रेस मैनिफेस्टो से ये बजट कॉपी पेस्ट किया गया है और जो पहले बजट पेश किए गए थे उसी से कॉपी पेस्ट करने का काम किया है। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि दूसरे राज्यों की कीमत पर अपने सहयोगी दलों को खोखले वादे करके खुश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला वो क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि बस बदला लो और सरकार बचाओ बजट जरूर है, देश का क्या होगा फिर देखा जाएगा। आगे वो लिखते हैं कि यूपी ने लोकसभा में हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से हटा दिया, महाराष्ट्र हारे तो महाराष्ट्र का नाम काट दिया, हरियाणा हारे तो हरियाणा के अस्तित्व से ही मुंह मोड़ लिया, राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा किया तो राजस्थानियों को भी बजट में शून्य, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है तो ऐसा किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश को भी 5 साल की लंबी योजना में डाल दिया ताकि ना कुछ मिले, बस उम्मीद रहे और समर्थन चलता रहे, बाद में दूध से मक्खी की तरह निकालेंगे। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला आरोप लगाते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में बुरा प्रदर्शन रहा उनको बजट में कोई खास जगह नहीं दी गई, उनके लिए कोई बड़ी घोषणाओं का ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा जहां पर कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना और कर्नाटक, वहां के लिए तो कुछ भी नहीं ऐलान किया गया, केवल बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किया गया है। लेकिन ऐसे ऐलान किए गए हैं जिनका लाभ आने वाले कई साल तक मिलने की उम्मीद है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि ये सिर्फ आश्वासन वाली राजनीति है कि एक पाइपलाइन में डाल दो ताकि समर्थन सरकार को मिलता रहे। वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। अगर हम यूपी का ही देख लें
तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाते हैं, यानी कि बंगाल के नेता कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, रणदीप सुरजेवाला जो है वो कई राज्यों की लिस्ट गिना देते हैं, और यूपी के नेता कहते हैं कि यूपी को भी कुछ नहीं मिला है। तो ये तमाम राज्य हैं जिनको लेकर तमाम नेताओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन काम की बात योगेंद्र यादव बताते हैं कि आखिरकार जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि बजट से गरीबों का कल्याण हो जाएगा, किसानों का कल्याण हो जाएगा, तो योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया है कि जब कृषि का बजट लगातार घटता जा रहा है तो फिर आखिरकार किसानों का कल्याण कैसे होगा। योगेंद्र यादव देखिए क्या लिखते हैं। उनका कहना है कि बजट का सच, खेती किसानी के खर्च में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें साल जारी। 2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा के बाद से बजट में कृषि का हिस्सा 5.44% से घटते हुए क्रमशः 5.08%, 4.26%, 3.82% और 3.20% हुआ। इस बजट में और घटकर सिर्फ 3.15% है। अन्नदाता पर डायलॉग जितने मर्जी सुन लो इनसे। तो कृषि क्षेत्र का बजट लगातार कम क्यों होता गया, ये सवाल उठाया है योगेंद्र यादव ने। इसके अलावा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, और इस रिपोर्ट में बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया है कि शिक्षा पर एनडीए सरकार में यूपीए के मुकाबले 1.4% कम खर्च किया गया है। यानी कि एजुकेशन पर भी लगातार बजट जो है वो घटाया जा रहा है। शिक्षा पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं, कृषि पर कोई खर्च नहीं, और महिलाओं पर और आम आदमी पर किसी पर कोई खर्च नहीं। तो फिर आखिरकार किस बात पर खर्च किया जा रहा है? और फिर दावा भी किया जाता है कि हम किसानों का कल्याण करते हैं, महिलाओं का कल्याण करते हैं, और फिर लगातार तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन इन दावों की पोल भी खुल जाती है जब विपक्ष खोल देता है, और इसके बाद पीएम मोदी खुद लाइव आकर देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है। भविष्य को देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया गया है, युवाओं का बजट है, महिलाओं का बजट है, और न जाने क्या क्या चीजें, न जाने क्या क्या बातें की जाती हैं। लेकिन सच्चाई सबके सामने है और सारी चीजें आप भी देख सकते हैं। तो आपकी इस बजट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।